मैंने कहा, तुम्हारा एक्सप्लोजिवनेस तो कमाल कर दिखाया है। उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद सामने बैठ गया। कहने लगा, तुमने जो कारनामा दिखाया है उसने दिल्ली हुकूमत को भी हिलाकर रख दिया है। इसराइली जर्नलों की हलाकत कोई मामूली बात नहीं है। इनसे दोनों के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है और हम यही चाहते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम इसराइली हुकूमत ये सोचकर मोहतात हो जाए कि अब भारत में इनके फ़ौजी अफसरों की ज़िंदगी महफूज नहीं है। मैंने कहा, इनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। घनश्याम बोला, मैंने अखबार में सारी खबर पढ़ ली थी। मुझे ये बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं कि तुमने धमाका खेस स्कॉच टेप किस तरह जाकर वहाँ लगाए थे, लेकिन मैंने तुम्हारी होशियारी और जुर्रात की दाद ज़रूर दूंगा। हमें कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में कामयाब होने के लिए तुम जैसे मुजाहिद कमांडोज़ की ही ज़रूरत है। अब मुझे बताओ कि इस धमाके के बाद क्या हुआ। तुमने जो फ़ोन पर कहा था कि हालात ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गए हैं, तो उसकी असल बात क्या हुई? मैंने घनश्याम को सारे वाक़यात शुरू से आखिर तक सुना दिए। उसने कहा, अगर मैं ज़रा देर कर देता तो उस वक्त से कैंटीन का ट्रक वहाँ मौजूद ना होता तो मेरा फौजी हेडक्वार्टर से निकल आना नामुमकिन था। घनश्याम कहने लगा, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। अब ऐसा है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं निकलना होगा। इन लोगों के पास तुम्हारे शनाख्ती कार्ड की तस्वीर ज़रूर होगी। ये तस्वीर मिलिट्री पुलिस के अलावा शहर की पुलिस को भी सप्लाई कर दी जाएगी। हो सकता है तुम्हारी तस्वीर अखबारों में पुलिस की जानिब से दिए गए किसी इश्तिहार में छप जाए, लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि तुम्हें फ़ौजी हेडक्वार्टर से फ़रार होने में फ़ौज की बदनामी का पहलू निकलता है, इसलिए मुमकिन है तुम्हारी तस्वीर अखबारों में ना छपे और इश्तिहार भी ना छपे। फिर भी तुम्हें यही समझना चाहिए कि शहर का हर सिपाही और मिलिट्री पुलिस का हर फौजी तुम्हारी शक्ल पहचानता है। तुम्हें उनके सामने से नहीं गुजरना। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा। मेरे पास एक जगह और है, मैं तुम्हें रात को वहाँ ले जाऊँगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है। मैंने कहा, मैं यहाँ से सीधा कमांडो शेरवान के पास श्रीनगर जाना चाहता हूँ ताकि कश्मीर और पाकिस्तान पर इंडिया के 4 माह बाद मुतवक्का हमले के बारे में गुफ्तगू कर सकूँ। फिर मैंने घनश्याम को बता दिया कि भारत अगर पाकिस्तान पर अगस्त के अवाखिर या सितंबर के शुरू में हमला करेगा। ये भी मेजर शरवत दीवान की टॉप सीक्रेट फ़ाइल में ख़ुद पढ़ चुका हूँ। इसमें देर सवेर भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा फौरी तौर पर श्रीनगर पहुँचना ज़रूरी है। उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। तुम अभी यहीं बैठो। सोना चाहते हो तो बेशक सो जाओ। मैं कुछ देर बाद तुम्हारे पास आऊँगा। घनश्याम नीचे चला गया। काफ़ी देर तक मैं इस छोटी सी कोठरी में लेटा अगले प्रोग्राम के खदशात और इम्कानात पर गौर करता रहा। उस वक्त तक नागपुर के फ़ौजी हेडक्वार्टर में मेरे फ़रार का इल्म हो चुका होगा। शहर के हर चौक, हर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन मेरे लिए ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके थे। फौजी हुक्काम को अब तक ये भी इल्म हो गया होगा कि मैंने ही अशोका होटल में धमाका किया और कैप्टन जोशी का कातिल भी मैं ही हूँ। पांडिचेरी वाले जहाज़ों की तबाही भी मेरे हाथ में ही हुई है और मैं धर्मवीर नहीं हूँ बल्कि इंतहाई दलेर और ख़तरनाक कश्मीरी कमांडो हूँ। घनश्याम मेरे लिए चाय का गिलास ले आया और कहने लगा, हमारे एक आदमी ने मुझे इत्तला दी है कि इसने इस शहर की सड़कों पर मिलिट्री पुलिस और सिविल पुलिस की गाड़ियाँ गुजरती देखी हैं। ज़ाहिर है इन्हें तुम्हारी तलाश है। वो मेरे लिए सिगरेट भी लाया था। मैंने सिगरेट सुलगाया और पान चाय पीने लगा। ये कह कर के चला गया कि शाम को आएगा। इस वक्त दिन के 2 बज रहे थे और शाम तक कोठरी में ही छुपा रहा। शाम को मेरे लिए खाना ले आया। तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे पास ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहता। दुकान के बाहर मैंने पुलिस के 2 सिपाही मंडलाते देखे हैं। पुलिस पहले यहाँ नहीं आती थी। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, हम रात को किसी वक्त यहाँ से निकलेंगे। जब रात के 9 बजे तो मुझे घनश्याम की नीचे से आवाज़ सुनाई दी। वो दुकान के मुलाजिम से कह रहा था, तुम्हें घर जाना है तो चले जाओ, मैं खुद ही दुकान बंद कर लूँगा। उसके बाद फिर नीचे खामोशी छा गई। कोठरी में कमज़ोर सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। एक तपाई पर टाइम पीस रखा हुआ था। मैं इस टाइम पीस से वक्त का अंदाज़ा कर लेता था। काफ़ी देर बाद मुझे दुकान का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। मैं यही समझा घनश्याम दुकान बंद करके चला गया है और उस वक्त मुझे ले जाने के लिए आएगा जब रात काफ़ी गहरी हो गई होगी, मगर वो दुकान के अंदर ही था। मुझे लकड़ी के जीने पर कदम की आहट आई तो घनश्याम कोठरी में आकर मेरे पास बैठ गया और तपाई पर रखी घड़ी को देखकर बोला, हम रात के 1 बजे के बाद यहाँ से निकलेंगे। मैंने कहा, पूछा, क्या इस वक्त बाज़ार में पहरेदार या पुलिस का कोई आदमी नहीं होगा? तो सर को इस बात में हिलाते हुए कहने लगा, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। दिन के वक्त या रात के वक्त लोगों की मौजूदगी में यहाँ से निकलोगे तो पकड़े जा सकते हो। तुम्हारी शक्ल से वाकिफ़ कोई ना कोई खुफिया पुलिस का आदमी बाज़ार में ज़रूर होगा। रात के 1 बजे के बाद बाज़ार बिल्कुल खाली हो जाता है। एक चौकीदार ज़रूर फिरता है, मगर इसका चक्कर काफ़ी लंबा होता है।
बाकी रहा खुफिया पुलिस का ख़तरा तो इस सिलसिले में अपनी तसल्ली करने के बाद तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। मैंने इससे कहा कि मेरे पास किसी किस्म का असला नहीं है। मैं चाहता था कि श्रीनगर तक जाना है, रास्ते में जगह जगह ख़तरा है, किसी तरह के भी हालात पेश आ सकते हैं। अगर कहीं से मुझे कमांडो चाकू भी मिल जाता तो मैं अपना दिफा कर सकता था। घनश्याम कहने लगा, मैं तुम्हें कैसी नायाब शे दूंगा कि फिर तुम्हें कमांडो चाकू या पिस्तौल वगैरह की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। मैं जान गया था कि ये शख्स असलहा और धमाका खेज़ अशिया तैयार करने का बेहद माहिर है और तजुर्बाकार है। मैंने पूछा, वो कौन सी चीज़ है? घनश्याम ने कहा, ये तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। जब दिखाऊंगा तो इस वक्त बताऊंगा कि चीज़ तुम देख रहे हो असल वो है क्या। हम देर तक बैठे बातें करते रहे। इस दौरान हमने एक एक प्याली चाय भी पी ली जो घनश्याम ने वहीं बिजली के चूल्हे पर बनाई थी। इस दौरान घनश्याम ने अपनी हैरत अंगेज़ इजाज़त के बारे में कुछ ना बताया जो उसने तैयार कर रखी थी। वो मुझे अपनी हिफाजत के लिए देने वाला था। जब रात का पूरा 1 बज गया तो ये कहकर नीचे दुकान में गया कि मैं देख कर आता हूँ बाज़ार में चौकीदार तो नहीं है। जब वापस आया तो बोला, आ जाओ, मैदान बज़ाहिर खाली है। उसने मुझे नस्वारे रंग की चादर देकर कहा, इसे अपने सर और मुंह पर लपेट लो। मैंने ऐसा ही किया। घनश्याम ने खुद वहाँ का हिंदुआना लिबास यानी लुंगी, कुर्ता और चप्पल पहन रखी थी। दुकान से बाहर निकलते वक्त इसने छतरी भी ले ली। बाज़ार सुनसान पड़ा था, सारी दुकानें बंद थी। बाज़ार में थोड़ी दूर चलने के बाद हम एक बगली गली में दाखिल हुए। फिर एक गली से दूसरी गली से गुजरते हुए एक खैराबाद जगह पर निकल आए। सामने दूर किसी बस्ती की आबादी की बत्तियां जलती नज़र आ रही थी। घनश्याम कहने लगा, वो सामने आबादी का रेलवे कॉलोनी है। यहाँ नागपुर रेलवे के दूसरे दर्जे के स्टाफ के मकानात हैं। हम एक खेत में गुजर रहे थे। मैंने घनश्याम से बिल्कुल ना पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जाहिर है वो मुझे किसी ऐसी जगह ले जा रहा था जहाँ खुफिया कमीनगाह बनी हुई थी। दुश्मन मुल्क में जो कमांडो सिपाही या जासूस अपने मुल्क के लिए काम करने आते हैं, उनके लिए इस किस्म की कोई खुफिया पनाहगाह ज़रूर होती है। यहाँ वो अपनी जासूसी के मिशन में काम आने वाली ज़रूरी अशिया, जिनमें धमाका खेज़ चीज़ें, फालतू करेंसी, भेस बदलने वाला सामान, रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह शामिल होते हैं, छुपा कर रखते हैं। ऐसे ही खुफिया जगहों पर जासूस अपने मुल्क को ट्रांसमीटर के ज़रिए या दुश्मन मुल्क में ही अपने दूसरे साथियों को खुफिया कोड में ज़रूरी पैगाम भी पहुँचाते हैं। चलते चलते हम एक रेलवे लाइन पर आ गए। रात के अंधेरे में मुझे इधर उधर छोटे बड़े टीलों के खाकी नज़र आ रहे थे। हम रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहे थे। घनश्याम ने कहा, ये नागपुर रंगल की मेन लाइन है, ये सीधी मद्रास तक चली जाती है। हम जुनूब के रुख यानी मद्रास की जानिब भी जा रहे थे। एक जगह से एक लाइन एक तरफ घूम गई। हम इसी लाइन पे आ गए। वो कहने लगा, ये लाइन यहाँ से सुबह कर्नाटक की तरफ जाती है। मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? घनश्याम अंधेरे में हंस पड़ा। बोला, इतनी जल्दी थक गए हो? हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह यहाँ से दूर नहीं है। एक छोटी पहाड़ी का खाका करीब आता जा रहा था। यहाँ पहुंचकर रेलवे लाइन पहाड़ी के सुरंग में दाखिल हो जाती थी। सुरंग के बाहर सिग्नल का खंभा था जिसकी सुर्ख बत्ती थी। मैं घनश्याम के पीछे सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में बहुत आगे जाकर एक जगह रोशनी नज़र आ रही थी। इस रोशनी में लाइन की पटरियाँ ही नज़र आ रही थी। सुरंग की दीवार के साथ साथ चलने के लिए रास्ता बना हुआ था। हम इस रास्ते पर सुरंग की दीवार के साथ साथ लगकर चल रहे थे। सुरंग ख़त्म हुई तो घनश्याम ने, जो आगे आगे चल रहा था, पहली बार जेब से छोटी टार्च निकालकर इसने रोशनी डाली और लोहे के जंगले वाली सीढ़ी नीचे घाटी में उतरती दिखाई दी। घनश्याम बोला, एहतियात से सीढ़ी उतरना। यहाँ खूब अंधेरा नहीं था। चूँकि फ़िज़ा कुशादा और जंगल की थी, इसलिए बादल भरे आसमान के बावजूद चीज़ों के धुंधले धुंधले खाके दिखाई दे रहे थे। लोहे की सीढ़ी उतरने के बाद घनश्याम ने पहाड़ी की दीवार की तरफ रोशनी डाली तो मुझे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिखाई दिया जिसके सामने कोई रेलवे लाइन नहीं थी। पहाड़ी की दीवार में साथ साथ 2 कोठरी सी बनी हुई थी, जिनमें से एक का दरवाज़ा गायब था। दूसरे कोठरी के आगे लकड़ी का तख्ता लगा दिया गया था। घनश्याम इस कोठरी की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ कभी एक पहाड़ी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। फिर ऐसा हुआ कि इर्द गिर्द के जंगल में आदमखोर शेरों का कहीं से एक जोड़ा आ गया। उसने रेलवे क्वार्टरों में आकर लोगों को हड़प करना शुरू कर दिया। शिकारी बुलवाया गया, एक शेर मारा गया, फिर वैसा ही एक और आदमखोर शेर कहीं से आ गया। यहाँ दिन के वक्त भी ट्रेन रुकती है तो शेर हमला कर देते हैं। रफ्ता रफ्ता इस स्टेशन को यहाँ से उठाकर 10-15 मील के आगे ले जाया गया। तब से ये जगह वीरान है। मैंने अपने खुफिया कमीनगाह के लिए इस जगह को चुना क्योंकि इस तरफ से अब दिन के वक्त भी कोई नहीं गुजरता। उसने कोठरी के आगे से तख्ता थोड़ा सा हटा दिया। ये कोठरी पहाड़ी के अंदर दीवार को खोदकर बनाई गई थी। उसने टार्च और छतरी मुझे पकड़ा दी। एक मोमबत्ती कहीं से निकालकर रोशन की। कोठरी छोटी सी थी। दीवार के साथ एक तरफ चटाई बिछाई हुई थी
घनश्याम ने मोमबत्ती दीवार की ताक में लगा दी। चटाई को एक तरफ हटाया तो इसके नीचे लकड़ी का तख्ता था। तख्ते को हटाया और एक तंग जीना नीचे जाता नजर आ रहा था। हम जीना उतर गए। नीचे कोठरी से छोटा सा तहखाना था। घनश्याम के हाथ में एक टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने एक तरफ लकड़ी के तख्त पर एक संदूक देखा। संदूक का ढकना खोलकर घनश्याम ने अंदर से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल कर दिखाया। कहने लगा, ये बड़ा ताकतवर ट्रांसमीटर है। उसके अलावा संदूक में भेद बदलने का सामान, कपड़े और धमाका खेज आलात बनाने की चीज़ें भी थीं। घनश्याम ने एक मुझे 0.5 का ऑटोमेटिक पिस्तौल दिखाया जिसके आगे साइलेंसर लगा था। कहने लगा, अगर चाहो तो कमांडर शेरवान को ट्रांसमीटर पर पैगाम पहुंचा सकते हो। मुझे उसकी ज़रूरत भी थी। मैंने फ़ौरन ट्रांसमीटर ऑन किया। सिग्नल कोड मुझे मालूम था। उस वक्त रात भी हद से ज़्यादा गुजर चुकी थी। कमांडो शेरवान से ट्रांसमीटर पर रब्ता पैदा करने का यही वक्त था। मैंने फ्रीक्वेंसी मिलाकर खुफिया सिग्नल देने शुरू कर दिए। फ़ौरन दूसरी तरफ से भी खुफिया सिग्नल मौसूल हुआ। मेरा और शेरवान का रब्ता कायम हो गया। मैंने उसे खुफिया कोड में मुख्तलिफ अल्फाज में अशोका होटल की तबाही और इसराइली भारतीय जर्नलों की हलाकत के बारे में बताया और कहा कि बाकी तफसीलात मैं ख़ुद श्रीनगर आकर बयान करूँगा। उसने मुझे बताया कि कमांडो औरंगज़ेब मेरे पास श्रीनगर पहुँचने में कामयाब हो गया था। उसकी मुझे खुशी हुई। उसके बाद मैंने राब्ता मुनक़ता करके ट्रांसमीटर बंद कर दिया। एक अपना आदमी घनश्याम बोला, यहाँ बाहर कोई फ़ौजी इंस्टॉलाइजेशन वगैरह नहीं है, इसलिए कोई हमारे सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद हम ऊपर कोठरी में आकर चटाई पर बैठ गए। घनश्याम ने यहाँ दिन के वक्त भी कोई नहीं आता। ये वीरान इलाका है। मैंने मुस्कुराते हुए, क्या आदमखोर शेर नहीं आते? वो हंसकर कहने लगा, जब रेलवे वाले यहाँ से स्टेशन उठाकर ले गए तो इसके साथ ही आदमखोर शेर भी चले गए। फिर एक अंग्रेज़ शिकारी कहीं से आ गया। उसने इन आदमखोरों को हलाक कर दिया। अब यहाँ कोई भी शेर नहीं देखा गया। मैंने घनश्याम से कहा, मैं यहाँ से ज़्यादा देर रहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्द से हो सके कोई ऐसा बंदोबस्त कर दो कि मैं नागपुर के इलाके से निकल जाऊँ। एक बार इस ख़तरे वाले इलाके से निकल गया तो आगे श्रीनगर में अपने आप चले जाऊँगा। घनश्याम बोला, जिस किस्म के हालात यहाँ पैदा हो गए हैं उनके मुताबिक मैं तुम्हें कम से कम 3-4 दिन यहीं छुपे रहना होगा। उसके बाद तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा। अभी ख़तरा है। मैंने कहा, 3-4 दिन गुजार लूँगा। घनश्याम ने कहा, मैं मुँह अंधेरे यहाँ आकर तुम्हें खाना पीना दे जाया करूँगा। तुम कोशिश करना कि दिन के वक्त बाहर मत निकलो। रात को बेशक निकल कर चहलकदमी कर लिया करना। घनश्याम आती दफ़ा तहखाने से ऑटोमेटिक पिस्तौल लेता आया था। उसने पिस्तौल हिफाजत के लिए मुझे दे दिया। कुछ देर मेरे पास बैठा रहने के बाद सुबह मुँह अंधेरे आने का कहकर चला गया। कोठरी में मोमबत्ती की धीमी रोशनी फैली हुई थी। मैं चटाई पर बैठा ऑटोमेटिक पिस्तौल का मुआयना कर रहा था। एक बात मैंने अपने मुजाहिद कमांडोज और जासूसों में देखी थी कि वे एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते थे। कमांडो शेरवान ने मुझसे वायरलेस पर बिल्कुल नहीं पूछा था कि नागपुर में अपने किस आदमी के पास रोपोश हूँ। इस तरह घनश्याम ने मुझसे स्वामी रघुनाथ के बारे में कोई बात नहीं की थी। हर मुजाहिद दुश्मन के पेट में घुसकर अपनी जान खतरे में डालकर वतन की आज़ादी के लिए खामोशी से अपनी अपनी ड्यूटी अदा कर रहा था। ये कमांडो और जासूस का डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन का हर कमांडो हर जासूस बेहद ख्याल रखता है। उसे ख्याल रखना पड़ता है, वरना इसकी अपनी सलामती और इसके मिशन की कामयाबी ख़तरे में पड़ जाती है। मैंने उठकर कोठरी का तख्ता ज़रा सा हटाया और बाहर निकल आया। बारिश की बारीक सी फुहार पड़ रही थी। यह बस्ती हिंद की बरसात की झड़ी थी। फिजा में हल्की खनकी थी। सामने एक तरफ ऊंची पहाड़ियों के हैबतनाक ओले खड़े थे। दूसरी जानिब दूर किसी जगह रोशनी झिलमिला रही थी। पिस्तौल मेरे हाथ में था। खुली फिजा में चंद लम्हे ठहरने के बाद मैं कोठरी में वापस आकर चटाई पर लेट गया। मुझे एक अजीब सी मगर मानूस बू का एहसास हुआ। मैं उठकर बैठ गया। मैंने इस बू को पहचान लिया। यह सिंदूर की बू थी जो मेरे दुश्मन चंद्रिका की बदरू की थी। मैंने आहिस्ता से कहा, चंद्रिका, क्या तुम हो? खामोशी छाई रही। मैंने एक बार फिर यही सवाल दोहराया। उस बार भी कोई जवाब नहीं मिला, मगर बदरू की बू तेज़ हो गई। साफ जाहिर था कि चंद्रिका वहाँ मौजूद है। यह ख्याल मेरे तहत शऊर में हर वक्त रहता था कि निज़ामुद्दीन औलिया के इलाके में जो मुग़ल शहज़ादे की खानका थी, वहाँ मुग़ल शहज़ादे की नेक रूह ने आलिम रोया में मुझसे हम कलाम होकर मुझे ख़बरदार किया था कि आइंदा किसी भी वक्त मुझ पर ऐसी एक नागहानी आफत नाजिल होगी जिसका इलाज मेरे पास नहीं होगा। उसके लिए मुझे नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले के जंगल में शहीद मुसलमान खातून के गुमनार मज़ार पर जाना होगा। जब कोठरी में चंद्रिका की
बदरू की बदबू आई तो मैं समझ गया कि मेरी नागहानी आफत का वक्त आ पहुंचा है। चंद्रिका की बदरू ने नागपुर के मिलिट्री इंटेलिजेंस को मेरे बारे में सब बता दिया होगा और बहुत मुमकिन है कि सुरंग में इंडियन फ़ौज की पूरी कंपनी मुझे पकड़ने के लिए मौजूद हो। मैंने चंद्रिका की नज़र ना आने वाली बदरू को मुखातिब होकर कहा, चंद्रिका, मैं जानता हूँ तुम मेरी जान की दुश्मन बन चुकी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे किसी भी वक्त मेरे दुश्मनों के हवाले कर सकती हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें भी बता देना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, बुत परस्त नहीं हूँ, बुत शिकन हूँ। एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला मुजाहिद हूँ। तुम्हारा कोई नापाक हरबा मुझ पर कामयाब नहीं होगा। इस्लाम ने हमेशा कुफर को मैं हर मैदान में शिकस्त दी है, मैं भी तुम्हें हर जगह शिकस्त दूंगा। मैं चुप हो गया। मेरा ख्याल था कि चंद्रिका की बदरू आगे आके कुछ बोलेगी, मगर वो बिल्कुल खामोश रही। थोड़ी देर बाद इसकी तेज़ बू कम होने लगी, फिर कम होते होते बिल्कुल गायब हो गई। मेरी दुश्मन चंद्रिका की बदरू जा चुकी थी। मैंने मोमबत्ती को इसी तरह जलते रहने दिया और कलमा शरीफ पढ़कर सो गया। मैं थोड़ी देर ही सोया हूँगा। घनश्याम बातें के मुताबिक मुँह अंधेरे मेरे लिए खाना लेकर आ गया और एक थर्मस में पानी और एक थर्मस में चाय लाया। कहने लगा, शहर में पुलिस जगह जगह तुम्हें तलाश कर रही है। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। मैं तुम्हें ठीक वक्त पर यहाँ ले आया था। मैंने इससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में मेरी तलाशी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कह रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल जैसे ही हालात नॉर्मल हुए मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अब मैं जाता हूँ, सुबह होने से पहले पहले अपनी जगह पहुँचना ज़रूरी है। वो चला गया। मोमबत्ती उसने आते ही नई रोशन कर दी थी। मैंने बर्तन से थोड़े से चावल निकाल कर खाए, पानी पिया, गरम गरम चाय थर्मस से निकाल कर पी। बर्तनों को रुमाल में बांधकर मैंने एक तरफ रख दिया था और मोमबत्ती बुझाकर तख्ता ज़रा सा हटाकर बाहर खुली फिजा में निकल आया। बाहर दिन की रोशनी अभी पूरी तरह से नहीं फैली थी। आसमान पर छाए हुए बादलों में से पोपटने के वक्त जो धुंधली सी सफ़ेदी नमूदार होती है वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी। बारिश रुकी हुई थी। मैं ताज़ा हवा में लंबे लंबे सांस लेने लगा। इतने में मुझे दूर से भाप से चलने वाले इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। नागपुर शहर की जानिब से कोई ट्रेन आ रही थी। मैं एक तरफ बाहर को निकली हुई चट्टान की ओट में हो गया। रेलवे लाइन हमारी कोठरी के ऊपर थोड़े से फासले पर से गुजरती थी। मुझे सुरंग का दहाना यानी वो जगह नज़र नहीं आ रही थी जहाँ से ट्रेन ने सुरंग में दाखिल होना था। ऊपर सुरंग का वो मुंह नज़र आ रहा था जहाँ से ट्रेन ने बाहर निकलना था। सुरंग में दाखिल होने से पहले ट्रेन का इंजन मुसलसल सीटियाँ बजा रहा था। फिर उसके गड़गड़ाहट की गूंज मद्धम हो गई। सुरंग में ट्रेन दाखिल हो चुकी थी। मेरी आंखें पिछले पहर के नीम अंधेरे में सुरंग के दूसरे दहाने पर लगी थी। वहाँ से ट्रेन के इंजन की सीटियाँ सुनाई देने लगी। फिर रोशनी बाहर निकलने लगी। रोशनी तेज़ होती गई। उसके बाद एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी का इंजन चीखता चिंगारता धड़ाधड़ करता हुआ ट्रेन के डब्बों को लेकर तेज़ रफ्तारी से सुरंग में निकल से आया। ज़मीन हिलने लगी। ट्रेन के डब्बों की रोशनियाँ तेज़ी से आगे को जा रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया, काश मैं भी इस ट्रेन में कहीं छुप कर बैठा होता, इस शहर से दूर चला जाता। लेकिन मुकद्दर ने मेरे नामा-ए-आमाल में कुछ ऐसी बातें लिख दी थी जिनका पूरा होना ज़रूरी था। ट्रेन के गुजरने के बाद भी मैं काफ़ी देर तक इस जगह इन्हीं ख्यालात में गुम बैठा रहा। फिर सुबह हो गई और अवर आलूद सुबह की नई रोशनी में देखा। ये शहर से बाहर का नीम सतह मुर्तफ़ा का इलाका था। सामने की जानिब 2-3 बुलंद पहाड़ियाँ थी। आगे मैदान दूर दूर तक चले गए थे। इस ख्याल से कि कोई मुझे वहाँ बैठा ना देखने में कोठरी में आ गया। वो दिन भी गुजर गया। रात के पिछले पहर घनश्याम ने आकर बताया, हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, अब तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की जा सकती है।